नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी के। ये क्लास नंबर आपकी 5 रहने वाली है बाय जायसवाल सर। इस क्लास में दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पिछला मॉक क्वेश्चन था उस प्रश्न की भी बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रहे हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो देर न करते हुए सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए लाइव क्लास के माध्यम से। सभी अपना अपना कमेंट बॉक्स में थर्ड ऑप्शन में आपको एक चैट वाला ऑप्शन लग रहा है, तो लाइव चैट वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है। आप लोग लाइव चैट के ऑप्शन में बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ पे जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है जो कल का हमारा मॉक क्वेश्चन था, निम्न में से क्या दीर्घकालिक अन्वेषण योजना में सम्मिलित है? दैनिक अन्वेषण योजना, साप्ताहिक अन्वेषण योजना, पाक्षिक अन्वेषण योजना या वार्षिक अन्वेषण योजना की बात करेंगे। निम्न में से क्या है आपका दीर्घकालिक अन्वेषण योजना सम्मिलित होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, दीर्घकालिक योजना की बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दीर्घकालिक जो योजना अन्वेषण जिस योजना में शामिल होता है वह हमारा कहलाता है वार्षिक अन्वेषण योजना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दीर्घकालिक, दीर्घ यानी सबसे बड़ा, तो दैनिक यहाँ पे यानी डेली वाला तो सबसे छोटा हो गया। इसके बाद साप्ताहिक, इसके बाद पाक्षिक, दीर्घकालिक अन्वेषण, तो दीर्घकालिक आपका हो जाएगा वार्षिक अन्वेषण योजना। प्रश्न से ही हमें पता चल रहा है दीर्घ समय वाला, तो वार्षिक अन्वेषण योजना की बात करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मलिक योजना को अभ्यास में रखने तथा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना तैयार की जाती है? पाठ योजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मालिक नहीं मासिक दिया गया है, सॉरी मिसप्रिंट हुआ है। तो मासिक योजना को अभ्यास में रखने तथा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो योजना तैयार की जाती है, मासिक की बात करेंगे। तो मासिक की बात करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं मासिक की बात करेंगे तो मासिक योजना को अभ्यास में रखने तथा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आपकी साप्ताहिक योजना तैयार की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी भाई बहन शिक्षक बंधु का, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इकाई योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या हर्बर्ट की बात करेंगे। इकाई योजना को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह आपका हमारा नाम कौन सा है? सभी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो हम बात करेंगे मॉरिसन। इकाई विधि में दोस्तों सर्वप्रथम जो है हर्बर्ट ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसे हर्बर्ट का पंचपदी कहा जाता है। इकाई विधि को यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, यूनिट सिस्टम भी। और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से इस विधि का प्रयोग 1920 ईस्वी से हुआ है। और इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट्स बना ली जाती है और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कर। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इकाई योजना को अन्य नाम पूछा जाता है तो हम बात करेंगे मॉरिसन। लेकिन ये जो प्रश्न दिया गया है कि इकाई विधि में सर्वप्रथम हर्बर्ट ने जो योजना प्रस्तुत की थी, इकाई विधि में हर्बर्ट ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी, उसे हर्बर्ट का पंचपदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ लेना है। और इस विधि में क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में कुछ खंडों को बांटकर यूनिट्स बना ली जाती है और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कराया जाता है। अगला जो प्रश्न है, इकाई योजना को विकसित करने के लिए किन पदों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, 4 पद आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, पुनरुत्थापन, अन्वेषण, संगठन या ये सभी। देखिए, इकाई योजना को विकसित करने के लिए जिन पदों की आपकी आवश्यकता होती है वह पद आपका देखिए पुनर्स्थापन भी होता है, अन्वेषण भी होता है और संगठन भी होता है। अर्थात ये सभी पद जो हैं आपके इकाई योजना को विकसित करने के लिए आवश्यकता पद हैं, आवश्यक पद हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु पाठ योजना जो है कितनी अवधि के लिए बनाई जाती है? 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट, 30 से 40 मिनट, 50 से 60 मिनट।
तो लघु पाठ योजना कितनी अवधि के लिए बनाई जाती है? लघु का मतलब होता है छोट। आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब हम 9th 10th में 8th में थे, लघु त्रि प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय आपने प्रश्न पढ़ा होगा। एक वाक्य वाले प्रश्न लघु त्रि में कुछ ऐसा होता था, जो 2 4 6 8 लाइन में होता था, लेकिन दीर्घ उत्तरीय पे पूरे पेज और पन्ने का हो जाता था, 2 2 3 3 पेज का। ठीक है, तो लघु योजना में कितनी अवधि के लिए बनाई जाती है? उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो होता आपका 30 से लेके 40 मिनट। ठीक है, और इस पाठ योजना में सबसे पहले क्या होता है? पाठ योजना संख्या, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, उप विषय, दिनांक, कलांश, घंटी, चक्र, अवधि इत्यादि शामिल किया जाता है। पाठ योजना को तैयार करने में समान सूचना के बाद प्रकरण शामिल किया जाता है। जिससे संबंधित कक्षा लेना होता है, उसे उस प्रकरण या टॉपिक कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पाठ योजना कौशल विकसित करने के लिए बनाई जाती है? जी हाँ, ऐसी पाठ योजना बताइए जो कौशल को विकसित करने के लिए बनाई जाती है। अलिखित पाठ योजना, व्यापक पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना या लघु पाठ योजना की बात करेंगे। तो ऐसी पाठ योजना जिसे कौशल को विकसित करने के लिए बनाई जाती हो, सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौशल को विकसित करने के लिए जो पाठ योजना बनाई जाती है वह सूक्ष्म पाठ योजना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सूक्ष्म पाठ योजना की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म पाठ योजना की अवधि कितनी होती है? 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 2 से 5 मिनट, 15 से 20 मिनट। तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म पाठ योजना की जो अवधि हमारी कहलाती है वह कितनी अवधि कहलाती है? तो वह हमारी अवधि कहलाती है 5 से लेके 10 मिनट। अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो है 1961 से माना जाता है। लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण जो है 1963 ईस्वी में डी एलन, डॉक्टर ड्वाइट्स एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट बुश व डॉक्टर एलन के निर्देशन में कीथ व एचिसन नामक छात्रों ने वीडियो टेप के माध्यम से अध्ययन कर या अध्यापन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेने पर बल प्रदान किया। ये पूरा डिटेल है, बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्राचीन उपागम क्या होता है? हर्बर्ट उपागम, आरसीएम उपागम की बात करेंगे, आरसीईएम, पंचपद उपागम या इकाई उपागम। तो पंचपदी इकाई ये दोनों चीजें समझ लीजिए अलग अलग हैं, कॉम्बिनेशन जरूर है लेकिन अलग अलग है। तो पाठ योजना का प्राचीन उपागम क्या होता है? प्राचीन यानी पुराना। तो पाठ योजना का जो प्राचीन उपागम होता है वह हमारा कहलाता है हर्बर्ट उपागम, जिसके बारे में हमने बताया भी था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ सभी लोग जानते हैं पाठ योजना में ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात नवीन अधिगम की प्रक्रिया को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात पाठ योजना को 4 तरह से बनाया जाता है। यह सबसे पहले प्राचीनतम उपागम है जिसके आधार पर पाठ योजना बनाई जाती है। और हर्बर्ट ने अपनी पाठ योजना को 5 पदों में विभाजित किया है, जिसे हर्बर्ट पंचपदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इकाई योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्वेषण योजना, दैनिक योजना, प्रस्तुतिकरण योजना या पाठ योजना? ये आपके सिंपल सा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो इकाई योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं इकाई मतलब खोज या अन्वेषण की बात करेंगे। तो इकाई योजना को अन्य नाम से जाना जाता है वह आपके अन्वेषण योजना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा लाइव क्लास के माध्यम से। जो भी बाद में आ रहे हैं तो बाद को वीडियो जरूर, लाइव क्लास होने के बाद आपको वीडियो जो है बाद में कंप्लीट अवश्य देख लेना है। एक भी क्वेश्चन को, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लासेस चल रही है, क्वेश्चन चल रहे हैं। और अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है। पाठ योजना के देखिए उद्देश्य होते हैं। क्या होता है? पाठ योजना के आपके उद्देश्य होते हैं।
पाठ्य योजना के महत्व भी होते हैं, सोपान भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको जब ये मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होते। देखिए, बालकों को ज्ञान का उपयोग करना सिखाना, रटने पर बल देना, बालकों की रुचि बढ़ाना, योग्यता एवं दक्षता बढ़ाना। तो सभी लोग जानते हैं रटने पर बल देना पेडागोजी में हमेशा निगेटिव माना जाता है, रटना शब्द। और इसके साथ साथ पाठ्य योजना द्वारा अध्यापक कार्य नियमित, नियोजित तथा व्यवस्थित होता है। पाठ्य योजना अध्यापक को सर्वोत्तम शिक्षण विधियों का चयन करने में मददगार होती है, ये उद्देश्य होता है। और इसके द्वारा पाठ छात्रों की समझ में सुगमता से आ जाता है, ये उद्देश्य होता है। अध्यापक का समय तथा शक्ति नष्ट होने से बच जाता है, ये उद्देश्य होता है। लेकिन आपका रटने पर बल देना ये आपका उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा किस तथ्य से संबंधित है। अध्यापकी व्यक्तित्व की बात करेंगे, सहायक सामग्री के प्रयोग की बात करेंगे, सृजनशीलता की बात करेंगे, या विषय वस्तु के पूर्ण और व्यापक ज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में अव्वल नंबर आना है, A to Z 100% पूरे नंबर लाना है, तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 PM की लाइव क्लास इंपॉर्टेंट है। तो पाठ्य योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा किस तथ्य से आपका संबंधित हो जाता है, वह आपका तथ्य है विषय वस्तु का पूर्ण और व्यापक ज्ञान। विषय वस्तु का पूर्ण और व्यापक ज्ञान बहुत जरूरी है पाठ्य योजना निर्माण के लिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर बल किस उपागम में दिया गया है। मूल्यांकन, RCM, हार्वर्ड की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर पर जो है बल किस उपागम में दिया जाता है। तो जिस उपागम में बल दिया जाता है वह उपागम आपका कहलाता है मूल्यांकन। जी हाँ, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर जो है मूल्यांकन पर, उपागम पर बल दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे गए शिक्षण उद्देश्यों को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली होती हैं उसमें लिखे गए शिक्षण उद्देश्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। अनुदेशनात्मक कहा जाता है, क्रियात्मक कहा जाता है, व्यवहारिक कहा जाता है, या रचनात्मक कहा जाता है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे गए जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अनुदेशनात्मक कहा जाता है। क्या है, निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे गए शिक्षण उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक कहा जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनुदेशन योजना में शामिल नहीं होता है छात्रों का मूल्यांकन, संसाधनों का न्यूनतम उपभोग, समय की बचत, समस्याओं का निराकरण। तो आप सभी लोग जानते हैं अनुदेशन योजना में क्या शामिल होता है, क्या नहीं होता है। बिल्कुल सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, तो अनुदेशन योजना में शामिल नहीं होता है। तो पहले ये जानना जरूरी कि शामिल क्या होता है। शामिल आपका छात्रों का मूल्यांकन होता है, समय की बचत और समस्याओं का निराकरण। लेकिन संसाधनों का न्यूनतम उपभोग, यहाँ पे देखिए उपभोग शब्द दे दिया गया, इसलिए यह शामिल आपका अनुदेशन योजना में नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। वार्षिक योजना निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बच्चों की संख्या, आयु एवं वृद्धि स्तर की बात करेंगे, लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात की बात करेंगे, या इन सभी की बात करेंगे। देखिए, वार्षिक योजना निर्माण करते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वह आपकी कहलाती है आयु एवं वृद्धि का स्तर। क्यों ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वार्षिक योजना का निर्माण कर रहे हैं तो बच्चे किस आयु में है, उनका वृद्धि स्तर क्या है, इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बाकी ये नहीं देखना कि बच्चों की संख्या क्या है या लड़कों लड़कियों के अनुपात क्या है, ये नहीं देखना। देखना क्या है, आयु एवं वृद्धि का स्तर। तो स्तर शब्द यहाँ पे जो दिया गया है वो अपने आप को ये इस प्रश्न का आंसर देने का, प्रकट करने का अपने आप में एक पॉजिटिव आपका दिया गया है, जो आप समझ गए होंगे। आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पाठ योजनाएं सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक छोटे समूह को
कितने समय तक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है? 5 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट, 5 से 8 मिनट, 10 से 15 मिनट। समझ लीजिए एक बार और प्रश्न को। सूक्ष्म पाठ योजना, जी हाँ, जो छोटी पाठ योजना होती है उसमें सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक छोटे समूह को कितने समय तक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है? तो जब सूक्ष्म पाठ योजना है और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, अब सूक्ष्म चीजें हैं तो छोटा समूह होगा, छोटा समूह में कितने समय तक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है? जिसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वह कहलाता 5 से 10 मिनट। जी हाँ, सूक्ष्म पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक छोटे समूह को 5 से 10 मिनट समय तक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस योजना के तहत जो है शिक्षक भावी शिक्षण के क्या, क्यों, कैसे के बारे में सुविचारित करता है? आप सभी लोग अध्यापक हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, तो आप ये बताइए किस योजना के तहत जो है शिक्षक भावी शिक्षण के क्या, क्यों, कैसे के बारे में सुविचारित करता है? शिक्षण योजना के तहत, अन्वेषण योजना के तहत, कोर योजना के तहत या उपरोक्त सभी योजना के तहत? तो जिस योजना के तहत शिक्षक भावी शिक्षण के क्या, क्यों, कैसे के बारे में सुविचारित करता है वह हमारा कहला जाती है अन्वेषण योजना। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अन्वेषण योजना का एक लाभ नहीं है, अन्वेषण योजना के लाभ भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा लाभ नहीं है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपके बारे में, आपको अन्वेषण योजना के बारे में लाभ की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अन्वेषण योजना का लाभ क्या होता है? समन ऊर्जा की बचत, विषय अधिगम का व्यवस्थित क्रम और शिक्षकों का मार्गदर्शन। लेकिन सभी छात्रों का सफल परिणाम यह अन्वेषण योजना का लाभ नहीं है। ठीक है, अन्वेषण योजना के आपका यह लाभ नहीं कि सफल सभी जो है विद्यार्थियों का, छात्रों का, बालक बालिकाओं का सफल परिणाम आए। तो अन्वेषण की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देखिए, अन्वेषण उद्देश्य के जो प्रकार होते हैं, एक दीर्घकालिक अन्वेषण योजना होती है जिसे हम वार्षिक योजना या मासिक योजना कहते हैं। दूसरा होता है आपका अल्पकालिक अन्वेषण योजना जिसे साप्ताहिक या इकाई योजना कहते हैं। ठीक है, इन चीजों को भी समझते जाना साथ साथ। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी अन्वेषण योजना सर्वाधिक व्यापक होती है? इकाई योजना, कोर्स योजना, पाठ योजना या संपूर्ण योजना? तो आप भली भांति जानते हैं कि जो योजना अन्वेषण योजना सर्वाधिक व्यापक होती है वह हमारी कहला जाती है आपकी कोर्स योजना। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं आपका कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है, कोर्स में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो कौन सी अनुदेशन योजना सर्वाधिक व्यापक होती, सबसे बड़ी होती है? वह कहलाती है आपकी कोर्स योजना। जी हाँ दोस्तों, कोर्स योजना अनुदेशन योजना सर्वाधिक व्यापक होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा जो कोर्स योजना वाला ऑप्शन दिया गया है सेकंड में, वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? विद्यार्थी का केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्य पर्यंत अध्ययनशील रहता है, विद्यार्थियों में सत्य पर्यंत भय बना रहता है, विद्यार्थियों में अस्वाभाविक विकास होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ हमारा क्या हो जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे सत्य पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, पूरे साल जो है अध्ययनशील रहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रायः CCE के रूप में जाना जाता है और CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT Act 2009 के अध्यादेश के साथ मूल्यांकन को एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में लाया गया। और अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने का आकलन है? लिखित परीक्षाएं, अवधि के अंत में परीक्षा, रचनात्मक आकलन या संकलात्मक आकलन की बात करेंगे। तो इनमें से जो सीखने का आकलन हमारा कहलाता है वो आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और अगला जो हमारा चैप्टर का पेडागोजी का प्रश्न रहने वाला है शिक्षण शास्त्र का, अन्वेषण सामग्री व संसाधन का चैप्टर रहेगा। अगला जो क्लास हम करेंगे लाइव क्लास के माध्यम से, तो पाँचवीं क्लास हमारी पाँचवीं की बात करेंगे। पाँचवीं क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है। अगली हमारी जो छठवीं क्लास आएगी वह अन्वेषण सामग्री व संसाधन से संबंधित रहेगी, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे, उनके मूल्यांकन, महत्व, विशेषताओं से प्रश्न करेंगे।
अभ्यास पुस्तिका वर्कआउट से प्रश्न करेंगे, श्रव्यदर्शी सामग्री से प्रश्न करेंगे, ठीक है। और आपके श्रव्यदर्शी सामग्री के साथ साथ इनका चयन करते समय क्या बिंदु हैं, क्या गुण हैं, ठीक है। विभिन्न श्रव्यदर्शी सामग्रियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे। शिक्षा में उपयोगी की बात करेंगे, प्रयोगशाला में डिजाइन की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे आपके चैप्टर इस पर आते हैं। तो आई होप आप अच्छे तरीके समझेंगे। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में 7 PM पे फिर पेडागोजी की लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।